हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं पटना में किस प्रकार के स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, और ये भी जो इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है। अब इसमें जो भी कहा जाए आप लोग जो भी समझिए इसमें, लेकिन आप लोग क्या करिए, पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। कोई भी एग्जाम का आप लोग एक सेट जरूर मारिए। जो भी आरआरबी एलपी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी एक सेट जरूर मारिए। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जो भी प्रीवियस ईयर का बुक हो उसको से सेट मारते रहिए। या आप लोग अगर चाहते हैं हमारी वीडियो पे इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो बुक का कमेंट करिए कि कौन से बुक से एलपी का एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराया जाए, उसका भी कराया जाएगा। और ये आज हम लोग बिहार एसएससी जो एडिटोरिया के बुक से टेस्ट सीट 10 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे प्लेटफॉर्म के बुक में जो भी वॉल्यूम 1 से 24 क्वेश्चन 24 टेस्ट सीट दिया गया था, ये टोटल का डिस्कशन कराया जा चुका है। और जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 में भी टोटल 8 टेस्ट सीट का डिस्कशन कराया जा चुका है। तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और अभी आप लोग अपना पढ़ाई हर एक हाल में अपना पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ाई करिए और जो भी आपका जो भी सीट आया है उसी सीट पे आप लोग तैयारी करिए। गवर्नमेंट ऐसे ही बोलती रहेगी, लेकिन क्या है आप लोग ये लड़ना भी जरूरी है, क्योंकि बिना लड़े कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन ये सरकार के ऊपर जो इतना अत्याचार किया जा रहा है, सरकार जो विद्यार्थियों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, ये बहुत गलत है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और पूरे भारत भर में इसका विरोध होना चाहिए। कैसा हर एक स्टूडेंट के ऊपर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट अपने हक का मांग कर रहे हैं, कोई ये गलत मांग नहीं कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये लोग जाके तोड़ फोड़ कर रहे थे, शांतिपूर्वक जो भी मांग कर रहे थे। लेकिन इसमें सरकार के द्वारा बहुत गलत नीति अपनाया गया है। चलिए आज हम लोग ये एडिटोरिया के बुक से बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म 10 ये एडिटोरिया के बुक से टेस्ट सीरीज 10 का डिस्कशन करते हैं। इसका पहला नंबर टेस्ट सीरीज है। ये 10 नंबर टेस्ट सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो पहली बार जो है ये परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका मुख्य कार्य परिसीमन आयोग का मुख्य काम क्या है? तो परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य है जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना। और यह क्या करता है? निर्वाचन से संबंधित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन द्वारा कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य था? तो कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। 73वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और ये कब से हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन है ये बहुत बार आ चुका हो अभी तक। 24 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था। और इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। अच्छा, इसके अभिपालन के तुरंत बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया। और जिसके तहत 1994 में क्या हुआ था? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो किस राज्य में जो है नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए
कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संविधान के भारतीय संविधान के भाग 9 के ये कौन से में दिया गया है? तो भाग भारतीय संविधान का जो भाग है 9 के क में अनुच्छेद घ के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसमें जो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्रों को अधिसूचित का अधिकार राज्य के राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो ये किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था, सॉरी के.एम. नाम्बियार ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, के.एम. नाम्बियार जो है ने संविधान में जो उल्लेखित है, जो राज्यों में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल जो होंगे, इससे पहले क्या था कि जो 1956 से पहले क्या था कि किसी भी एक राज्य के एक ही राज्यपाल होते थे, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल जो होंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो संथामन समिति की सिफारिश पे किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 1964 में संस्थापन समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, संविधान का जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये गठन का अधिकार किसको है? तो ये गठन का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है, और जबकि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? अगर गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता पूछे तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद है ये अथर्ववेद का उपवेद है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद है ये आयुर्वेद है। अच्छा, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का उपवेद है ये धनुर्वेद है। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद है ये गंधर्व वेद है। चलिए, और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है ये सही सम्मिलित नहीं है? तो जो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव से सही है, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे, सही थे। सोलंकी वंश के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान, ये क्या है? सही नहीं है। तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे ये पृथ्वीराज वन, ये गलत है। इसके संस्थापक कौन थे? तो मूल राज थे। कौन थे? मूल राज ने इसकी स्थापना की थी।
और मूलराज कब से कब तक शासन किए थे? तो 1942 से लेके 1955 ईस्वी तक शासन किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है ये अहिलवाड़ा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसमें कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह कौन से युद्ध के बाद किया था? तो चौसा के युद्ध के बाद किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शेर शाह ने जो ये चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था ये 26 जून कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को। चौसा में या बक्सर के युद्ध में हुमायूं क्या हुआ था? पराजित हुआ था। तथा चौसा के युद्ध के विजय होने के बाद शेर शाह जो थे, शेर खां जो पहले था, ये शेर शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो किसमें कराया था? तो देवराय के युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, तो औरंगजेब और देवराय के बीच अंतिम जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो अप्रैल 1669 में हुआ था। और ये अजमेर के निकट देवराय की घाटी में हुई थी, जिसमें दारा जो था ये अंतिम रूप से पराजित हुआ। इसके बाद क्या था? तो दारा शिकोह को धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला घोषित करके मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ थी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, तुगलक काल जो है ये ने सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण कब किया था? तो तुगलक काल में सर्वप्रथम जो बिहार पर आक्रमण किया था ये 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के लौटते समय किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और इसी आक्रमण से गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1918 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बिहार में जो चंपारण जिले में किसानों की समस्या के समाधान हेतु ये चंपारण कृषि कानून जो है वर्ष 1918 में पारित किया गया था। जिसके सदस्य कौन से थे? तो इनके सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 में दिए गए सही को सहायता से तो विद्रोह और उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ के जो विद्रोह है, लखनऊ में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। कानपुर में इसका किसके द्वारा किया गया था? तो नाना साहब के द्वारा किया गया था। झांसी में किसके द्वारा किया गया था? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। और इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो कौन हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बेबेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून ये कब किया था? तो ये 14 जून 1945 में प्रस्तुत किया, जिसे बेबेल योजना कहते हैं। और 25 जून से 14 जुलाई के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहुति किया था। जिस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो प्रथम संस्था थी ये आत्मसभा थी, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, राजा राम मोहन राय के द्वारा
आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1814 में किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा कब किया गया था? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1821 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी का गठन किया गया था। 1828 में वर्मा समाज की स्थापना किया गया था। वर्मा समाज की भी स्थापना पूछे किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अच्छा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तत्वबोधिनी जो है ना 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो कौन करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड ऑकलैंड ने के समय में कलकत्ता से दिल्ली तक जो शेर से सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया और इसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो जीटी रोड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो एनी बेसेंट सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेहरू समिति की जो स्थापना है ये का गठन कब किया गया था? तो इसकी समिति का जो कमेटी के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो इस कमेटी की जो है नेहरू रिपोर्ट की इस कमेटी का स्थापना कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1928 में। मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष में। संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1930 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1919 का जो अधिनियम आया था इसी की प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इस समिति का यह जो समिति 1928 ईस्वी में भारत की यात्रा की और 30 जून 1930 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो थे ये सलीम अली एक भारतीय भारतीय पक्षी विज्ञान एवं प्रकृतिवादी है और इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। अच्छा, प्रधान जो यमुनोत्तर है या ग्रीनविच रेखा जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और इसके जो विपरीत में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कौन सा है? तो 180 डिग्री अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा ये क्या है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और ये बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं तो जिसे क्या कहते हैं? तो पेंजिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृथ्वी पर जो है मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे पेंजिया कहते हैं और यह क्या है? विशाल एकीकृत महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से किसने पर्वतों का सागर, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ब्रिटिश कोलंबिया प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है और यह जो नाम है ये मेलपिनिक्स सेंट जॉन की पुस्तक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमलित नहीं है? तो ज्वालामुखी है और इस देश का नाम दिया गया है। तो माउंट रेनर है, ये कहाँ की ज्वालामुखी है? तो यूएसए की है, ये सही है। माउंट एटना है, कहाँ की ज्वालामुखी है? तो इटली की है, सही है। माउंट पेरिकुटिन है, ये कहाँ की ज्वालामुखी है? तो फिलीपींस की। ये माउंट पेरिकुटन जो है ये फिलीपींस की नहीं है, ये कहाँ की है? तो ये मेक्सिको की है। कहाँ की है ये मेक्सिको की है। अच्छा, माउंट एपो जो है ये फिलीपींस की है। तो कौन सा इसमें सही सुन लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो ईरान जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कोई भी क्या है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अच्छा, स्थलरूप देश किस कहते किसे हैं? तो ऐसा देश जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसके पास कोई समुद्र तट रेखा नहीं होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्थलरूप देश है ये किस महाद्वीप में है? तो ये सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सी महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सूटी 1 को सूटी 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देश और उसकी राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है ये कैनबरो है, 1 का बी। तंजानिया की ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुसाबे है, ऑप्शन नंबर 3। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है, ऑप्शन नंबर 1। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस है। तो कौन हो जाएगा? 1 का 2, 2 का 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जो जलप्रपात है ये अंटोरियो झील और ईडी झील पे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यह जो जलप्रपात है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा भी बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी जो है अंटोरियो झील से निकलती है और इसी कारण नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बजट घाटा के वित्त पोषण के लिए नई मुद्रा का सृजन करना मुद्रास्फीति की वृद्धि है तो सर्वाधिक प्रभावी कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो बाजार में अधिक मुद्रा आपूर्ति आ जाती है, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति और वस्तुओं की जो आपूर्ति क्या रहती है वो पूर्व वाली ही बनी रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि वह वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ऑप्शन नंबर ई। भारतीय रिजर्व बैंक जो है जो नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मौद्रिक नीति है, तो मौद्रिक नीति कौन सी है? तो राजकोषीय नीति का पूरक है, ऑप्शन नंबर बी। मौद्रिक नीति जो है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में
पौधों सब पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। और रिजर्व बैंक जो है ये ब्याज दरों को घटाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात बढ़ाता है तथा ब्याज दरों में बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नकदी अनुपात को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ग्रामीण विकास के लिए कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्राई नहीं है। क्राई है किससे? तो क्राई जो है ये चाइल्ड राइट एंड यंग है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये जो है ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है बल्कि यह बाल अधिकार से संबंधित है। और ये क्या है? तो ये कि एनजीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार की नीति से कौन सी संबंधित है? तो वाणिज्य उद्योग संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत सरकार का जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित है। और वर्तमान समय में पीयूष गोयल जो है क्या है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो जो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो है आईएमएफ के द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट है ये निकट भविष्य के वैश्विक विकास अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है। आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 1944 में हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो है जेंडर से संबंधित जो बजट है ये कब शुरू किया था? तो 2005 से 2006 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जेंडर बजटिंग से क्या तात्पर्य है? तो लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों जो लैंगिक समानता के लिए कानूनों को अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ शिशु कल्याण के लिए धन का आवंटन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जेंडर बजटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य सरकार द्वारा गीता क्रमिक बीमा योजना शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये किसके लिए किया गया है? तो जो गीता क्रमिक बीमा योजना है ये तारी निकालने वाले कृषकों को 5 लाख रुपया बीमा प्रदान करता है। जो तारी निकालते हैं लोग उनके लिए 5 लाख की बीमा होता है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया जाता है। अच्छा, असरा पेंशन योजना है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बुनकर पेंशन योजना ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व आर्थिक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें भारत का स्थान था 131वां, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विश्व आर्थिक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान इसमें 131वां है। और इस सूची पे पहला स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पे जो है ये सिंगापुर है। कौन सा है? तो पहले स्थान पे सिंगापुर है। और अंतिम स्थान पे कौन सा है? तो उत्तर कोरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं ये हंसराज गंगाराम अहिर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। और इसे 102वां जो संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डफलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डफलिन दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया? तो कौन मचाया था? तो मोचा मचाया था, ऑप्शन नंबर ए। ये मोचा कब आया था? तो ये मोचा आया था मई 2023 में।
म्यांमार और बांग्लादेश के तट पर ये कहर मचाया था। और इस तूफान का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया था, तो ये मोचा तूफान का जो नामकरण है ये यमन देश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यमन देश के द्वारा किया गया था। अच्छा, जून 2023 में क्या आया था, तो जून 2023 में ये जून में आया था, जून 2023 में बिपरजॉय आया था जो गुजरात राजस्थान पर कहर बरपाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो वर्षावरण का जो प्रतिशत है ये 2.91 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो लोक कार्य से है। अच्छा, पद्म पुरस्कार जो है ये कितने आदमी को दिया गया, तो 106 आदमी को दिया गया है। और ये कि कौन कौन से श्रेणी में कितना दिया गया है उसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये जो भी कमेंट करने के लिए बता रहे हैं ये हमारे पिछले ही वीडियो में बताया गया है, तो जो आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा उतना ज़्यादा हम भी मोटिवेट होकर वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है, तो दीप ग्रेस जो है ये इक्का का जो संबंध है ये हॉकी से है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इन्हें 2023 में दीप ग्रेस इक्का को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अच्छा, जूडो से कौन संबंधित है, तो सुनील देवी जो है ये सुनीला देवी किससे संबंधित है, तो सुनीला जो देवी है ये जूडो से संबंधित है। हॉकी से कौन संबंधित है, आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री है के निर्देशक कौन है, तो इसके ये फिल्म के निर्देशक कौन है, तो कार्तिक गांजोलियस है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो है ये 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इस फिल्म को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। एससीओ जो है ये शिखर सम्मेलन का 2023 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया। अच्छा, इसकी एससीओ की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। अच्छा, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या 9 है। और कौन कौन से हैं उसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया, तो प्रोजेक्ट कुबेर है ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो तीसरा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बजट 2023 के घोषणा के अनुसार ऑटो विनिर्माण में भारत का स्थान तीसरा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। या इसी पाइपलाइन को हम लोग आईपी गैस पाइपलाइन के भी नाम से जानते हैं, आईपी गैस पाइपलाइन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इजराइल के द्वारा किया गया है। पेगासस जो है ये
स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है और इसका प्रयोग जो है ये बिना उपकरणों तक पहुंचे की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा शत फसल का उदाहरण नहीं है? तो शत फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सेब जो है ये शत फसल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, असत फल जो है फल के अंडाशय से न प्राप्त होकर फूल या ऊतक या अन्य भागों से प्राप्त होता है। अंजीर सेब अनानास आदि जो है ये क्या है? असत फल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो तत्वों की जो संयोजकता होती है ये प्रारंभ में बढ़ती है और फिर बाद में क्या होती है? घटती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आवर्त में पीरियोडिक टेबल में हम लोग आगे बढ़ने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, अतः इनकी संयोजकता भी क्या होती है? और बढ़ती है। किंतु जैसे जैसे इनकी संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इनमें क्या हो जाता है? संयोजी संख्या भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कार्बन के 12 परमाणु में होते हैं तो क्या होते हैं? तो कार्बन 12 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अच्छा, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे द्रव्यमान 12 दिया है और कार्बन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसकी परमाणु क्रमांक होता है ये 6 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। डंक वाले स्थान पर किसका प्रयोग से आराम मिलता है? तो डंक वाले स्थान पर अगर हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे तो आराम मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी का जो डंक में क्या होता है? एसिड छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है, और डंक वाली जगह पे अगर बेकिंग सोडा के प्रयोग से हम लोग को क्या मिलता है? तो आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर उदासीन जो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है, तो सूर्य की ओर जो है सूर्यमुखी का गति का क्या कारण है? तो फोटोट्रोपिज्म है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, फोटोट्रोपिज्म या प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि है, अतः सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति जो है किसके कारण होती है? तो फोटोट्रोपिज्म के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वृद्धि हार्मोन किसके कारण स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के कारण स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विकास हार्मोन भी कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित पेप्टाइड हार्मोन है, और यह क्या करते हैं? यह हड्डी सहित शरीर के अनिवार्य रूप से सभी ऊतकों को विकास को क्या करती है? उत्तेजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन है, तो पौधे में वृद्धिरोधी हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर एब्सिसिक अम्ल क्या है? तो पौधों का वृद्धि हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी। एब्सिसिक हार्मोन है, ये क्या करता है? तो पौधों की वृद्धि को रोकता है, और इस प्रक्रिया में यह हार्मोन क्या है? पौधों के रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर, जबकि निकट के वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है,
अतः जो है निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, और इसी के सुधार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, तो दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आवर्धन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई निकाला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई से क्या निकाला जाता है, तो आवर्धन निकाला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई से हम लोग आवर्धन निकालते हैं, और आवर्धन अगर क्या रहे, अगर अब इसमें प्रतिबिंब की अगर ऊंचाई अगर ऋणात्मक जबकि वस्तु की ऊंचाई धनात्मक है, अतः जो दर्पण होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में रहते हैं, और वो ऋण जो है क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में मुक्त अवस्था में रहता है, और इसी कारण इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्थित प्रवाह एक धारा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है, टांका किन अवयवों का मिश्रण है, तो टांका जो है ये टीन और लेड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें टीन कितना परसेंट रहता है, तो इसमें टीन रहता है 67%, और लेड कितना परसेंट रहता है इसमें, तो लेड रहता है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है, तो मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है, जिसमें कौन कौन सा रहता है, तो सेरिबेरम रहता है, थैलेमस रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, और मेडुला जो है ये क्या है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। और मेडुला जो है ये भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, खांसने छींकने आदि को क्या करता है, नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, थायराइड जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, जिसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन है ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो फ्रूटो फ्रूटो फ्रक्टोज है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शहद का जो प्रमुख घटक है फ्रक्टोज नामक शर्करा, इसकी मात्रा लगभग 38% तो होती है। और शहद के अन्य घटक कौन से हैं, तो ग्लूकोज है, मोलैक्टोज है, और सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक आवश्यक है, तो कौन सा अधिक आवश्यक है, तो प्रोटीन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रोटीन जो है जीव जंतुओं के शरीर के निर्माण की सामग्री है, और मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि एवं एंटीबॉडी बनाने के लिए यह आवश्यक है, और इसकी कमी से शरीर का क्या होता है, विकास और वृद्धि प्रभावित होता है, तथा एंटीबॉडी का निर्माण न होने से प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब मलेरिया जो है एक परजीवी जो है ये किसके कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है, और इसका वाहक है ये मादा एनफिलीज मच्छर होता है, और इसके प्रभाव से लाल रुधिर कण नष्ट होने लगते हैं, जिसे रोगों को क्या रखते हैं, तो रक्त क्षीणता हो जाती है, और इसमें क्या होती है, तो प्लीहा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तथा कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो जो ये तारा होता है, ये तारा क्या है, तो संघ एकाइनोडर्मेटा है। पायला क्या है, तो संघ मुलास्का है। नेरिस क्या है, तो संघ एलेनिडा है। और प्लेनेरी क्या है, तो संघ प्लेटी हेलमिन्थीजस है।
तो ये सभी सही, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये पहले वाला भी वीडियो में आया था। कितना भाग का होता है? तो ये 7% होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो अगर रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो अगर रक्त का अगर पीएच मान आपसे पूछे तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, तो ये क्या होता है? ये 7 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पत्ती का मुख्य कार्य है, तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण है, ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों का एक जो बनक है, ये क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और पत्ती जो है ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधे को ठंडा करने में मदद करती है। और ये क्या करती है? तो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा करती है। किंतु पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक कंपास सुई के द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक कंपास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होने पर अपनी दिशा उत्तर दक्षिण से चुंबकीय दिशा की ओर विक्षेपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाई होता है? तो किसमें होता है? तो रेशम में होता है, ऑप्शन नंबर बी। रेशम के कीट में रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोइन कहा जाता है। और नाइलॉन और रेयॉन जो है ये क्या? सिंथेटिक फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मौसम की जो रिपोर्ट है ये अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर के उपयोग करके बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है ये कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक कमजोर ध्वनि का जो आयाम क्या होगा? छोटा होगा। और तेज ध्वनि का आयाम क्या होगा? तो बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, तो जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका के अंदर जो है जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्मा कहता है, जो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। और न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है ये कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। और क्लोरोप्लास्ट पौधों में उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अच्छा, क्रोमोसोम एक क्या है? डीएनए अणु होता है जिसमें किसी जीव की आनुवंशिक सामग्री सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है, ये सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेटों की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, ये भी सही है। और अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, नहीं। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो 75 क्वेश्चन का श्रृंखला आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट कर जरूर करिए कि आरआरबी के लिए आप लोग कौन आरआरपी जो अभी एलपी का वैकेंसी आया, इसको कौन से बुक से आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस बुक का कमेंट करिए, उसी बुक से आप लोग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।